अरविंद वेदिका में आज उपस्थित वीपी सक्सेना जी, श्री संजय उपाध्याय, श्री एम के यादव, श्री ऋषभ आनंद, श्रीमती रुचि श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है। ये फोरम साहित्यिक अभिरुचि से संबंधित है और इसमें कथाएं, लेख, कविता, कला संबंधी कोई भी रचना हो वो प्रस्तुत है। राजनीतिक फोरम नहीं है। हम लोग आपस में एक गोष्ठी के रूप में सांस्कृतिक साहित्यिक बातों की चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में ऋषभ आनंद उपस्थित हैं, जो अपनी एक रचना या कविता पढ़ेंगे। मैं ऋषभ आनंद को आमंत्रित कर रहा हूं कि अपनी रचना पढ़े। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कविता शुरू करने से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने आदरणीय ताऊजी श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मेरी कविता का शीर्षक है उठो मित्र निराश मत हो। कविता कुछ इस प्रकार है। उठो मित्र निराश मत हो, अपने कदमों को मत डगमगाने दो। असफलता तो अस्थाई है, हार के बाद ही तो जीत आई है। अपने पद को यूं मत छोड़ दो, अपनी कमियों पर जोर दो। जो चुनौती आई उसे स्वीकार करो, अपनी मेहनत से जय जयकार करो। स्वयं को बनाओ आत्मविश्वासी और प्रबल, निराश होने से ना मिलेगा कोई हल। जब आगे बढ़ने की अभिलाषा होगी, तब सफलता के सुख की आशा होगी। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, धैर्य रखो, सफलता की सीढ़ी चढ़ो। जब लक्ष्य पूरा करने का होगा चाव, तो मिट जाएगा हर असफलता का घाव। अब उठो मित्र निराश मत हो, अपने कदमों को मत डगमगाने दो। असफलता तो अस्थाई है, हार के बाद ही तो जीत आई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब और ऋषभ आनंद और भी है कुछ? नहीं, आज ठीक है, अगली बार के रखिए और हम लोग धीरे धीरे, ये तो फोरम चलता रहेगा। लौट न सकने की बेचैनी की एक कविता है, परिवर्तन। ये 1981 की रचना है। वैसे मूलतः लोग टूटते जाते हैं, लोग टूटते जाते हैं बीतते सालों में, वैज्ञानिक युग में अंधविश्वासों की तरह। लोग टूटते जाते हैं बीतते सालों में, वैज्ञानिक युग में अंधविश्वासों की तरह। लोग अपनी पहचान खो देते हैं भीड़ के बढ़ते चले जाने पर, बाहों में आने के बाद समर्पित प्रेमिका की तरह। लोग अजनबी बन जाते हैं, लोग अजनबी बन जाते हैं गुजरते हुए लम्हों में, चुनाव जीतने के बाद किसी सांसद की तरह। और सत्ताधारी और मठाधीश अपने सद्गुण भूल जाते हैं समंदर में मिलने के बाद नदी के पानी की तरह। सत्ताधारी और मठाधीश अपने सद्गुण भूल जाते हैं समंदर में मिलने के बाद नदी के पानी की तरह। और एक स्त्री शीर्षक है, उसकी रचना है, तुम अब भी अपने अतीत का दामन पकड़े हुए हो। तुम अब भी अपने अतीत का दामन पकड़े हुए हो नारी, क्योंकि तुम अब भी सुंदर हो, मोहक हो और वह सब कुछ हो जहां पर शब्द सीमा लांघते हैं, जहां पर भाव अपने अर्थ पाते हैं। तुम अब भी अपने अतीत का दामन पकड़े हुए हो नारी, क्योंकि तुम अब भी सुंदर हो, मोहक हो और वो सब कुछ हो जहां पर शब्द सीमा लांघते हैं, जहां पर भाव अपने अर्थ पाते हैं। किंतु पितरात्मक समाज, किंतु पितृसत्तात्मक समाज
जो निरंतर आगे बढ़ता है इसे इस्तेमाल करता है हथियार की तरह, तुम्हारा शोषण करने के लिए, तुम्हें गुमराह करने के लिए। शराब के प्याले के मानिंद आज भी कैबरे फ्लोर पर थिरकता हुआ तुम्हारा जिस्म कई बार होठों से लगाया जाता है और तुम्हें आज भी चंद सिक्कों के लिए बाध्य किया जाता है अपनी अस्मत का सौदा करने के लिए। रूप के लोलुप खरीदार आज भी रूप के बाजार में खरीदने आते हैं तुम्हारी धमनियों में बहता गर्म लहू। और आज भी युधिष्ठिर दांव में किसी द्रौपदी को ही लगाता है। इज्जत नामक शब्द आज भी तुम्हारे साथ ही जुड़ा हुआ है, पुरुष समाज से उसका कोई संबंध नहीं, और आज भी किसी व्यक्ति के कहने पर सीता ही निकाली जाती है। हवा में उड़ता हुआ रंगीन मिजाज पुरुष आज भी अपने सफर के टिकट में खरीद लेता है तुम्हारे जिस्म का कोई अंश, और डिपार्टमेंटल स्टोर में पुरुष खरीदार तुम्हारे मुस्कान की कीमत भी अदा करता है। अब अंत में जो उद्बोधन है वो ये है कि एक अभिशप्त प्रेत की तरह कब तक तुम इंतजार करती रहोगी, एक अभिशप्त प्रेत की तरह कब तक तुम इंतजार करती रहोगी कि कोई राजकुमार आए और किसी बरगद के पेड़ के नीचे दबी तुम्हारी अस्थियां निकाल कर किसी नदी में प्रवाहित करे ताकि तुम शाप मुक्त हो सको। एक अभिशप्त प्रेत की तरह कब तक तुम इंतजार करती रहोगी कि कोई राजकुमार आए और किसी बरगद के पेड़ के नीचे दबी तुम्हारी अस्थियां निकाल कर किसी नदी में प्रवाहित करे ताकि तुम शाप मुक्त हो सको। अब ये उनको समाज का जो नाता है, जो रिश्ता है, जो उसकी मर्यादा है, उस पर बात है। याद रखो यह कि भीड़ में गिरते हुए लोगों के ऊपर लोग गुजर जाते हैं। याद रखो यह कि भीड़ में गिरते हुए लोगों के ऊपर लोग गुजर जाते हैं, इसलिए तुम खुद पहचानो अपनी शक्ति, साहस और बल। क्योंकि कोई जामवंत नहीं आएगा याद दिलाने के लिए तुम्हें तुम्हारे बल की। अब हम लोग जो एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम की यात्रा का विवरण था, उसमें 6वें पायदान पर है, 6वें सोपान पर है। 5 सोपान हो चुके हैं, तो अब उसी का मैं पाठन कर रहा हूं कि आश्रम में कमरों की कमी महसूस करते हुए सरस्वती छात्रावास का निर्माण कराया गया, जिसका लोकार्पण माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को किया गया। यहाँ यह उल्लेख किया जाना जरूरी समझता हूं कि श्री जयपाल दास, जिनका इंजीनियरिंग का अनुभव 35 वर्षों से भी अधिक है, जो वर्तमान में महासचिव भी हैं, समस्त कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण स्वयं करते हैं और सीमित आर्थिक संसाधनों में ही बेहतर परिणाम देते हैं, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। आश्रम में हॉल सहित कुल 28 कमरे हैं, जिनमें लगभग 110 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। आश्रम की आवासीय एवं भोजन आदि की व्यवस्था श्री दुर्गा दास देखते हैं, जो आश्रम में ही रहते हैं। उन्हें प्रातः 7 बजे से रात 10 बजे तक आश्रम में निरंतर सक्रिय रहते देखा जा सकता है। वे स्वयं औद्योगिक घराने से संबंध रखते हैं, परंतु सहजता और सरलता तथा कर्मठता में उनका कोई सानी नहीं है। वे पुरुष छात्रावास की वार्डन भी हैं। वे बताते हैं कि महिला छात्रावास, पुरुष छात्रावास के अतिरिक्त रोगियों के लिए भी कमरों की व्यवस्था की गई है, ताकि रोगी आश्रम में रहकर इलाज करा सकें। आश्रम में 2 बड़े हॉल और 1 ऑफिस है, जहां प्रतिदिन श्री सुनील मिश्रा बैठते हैं। उन पर प्राथमिक निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी के साथ साथ चिकित्सा पक्ष को भी देखने का दायित्व है। श्री सुनील मिश्रा
हंसमुख व्यक्तित्व के धनी हैं। आश्रम की समस्याओं के संबंध में उनसे संपर्क करने पर समस्या का समाधान तत्काल हो जाता है, यह मैंने अनुभव से जाना। आश्रम के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा घासयुक्त लॉन है। इसका प्रयोग सर्दियों में धूप में बैठने के लिए, बैडमिंटन या वॉलीबॉल खेलने के लिए किया जाता है। इसके चारों तरफ हरी पत्तियों वाली झाड़ियों की बाड़ लगाई गई है। किनारे किनारे क्यारियां बनी हैं। चारों तरफ छोटे बड़े अनेक वृक्ष लगे हैं। लॉन के चारों तरफ लगभग 5-6 फीट चौड़ा पक्का फुटपाथ बना हुआ है, जिसका प्रयोग प्रातः व सायंकालीन भ्रमण के लिए तथा दौड़ने के लिए किया जाता है। आश्रम के लोकार्पण के समय गंगा जी की तरफ कोने में हरियाली के नाम पर एक छोटा सा पेड़ था। लोकार्पण के बाद आश्रम की हरितिमा को लेकर चिंतित रहने वाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री A.K. शुक्ला ने इसे हरा भरा और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। उनके मन में शिव तांडव स्रोत की निम्नलिखित पंक्तियां गूंज रही थी। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलिम वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम फाल लग्न कह, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य। अर्थात सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो, अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विवल आंखों से शिव मंत्र का मंत्रोच्चारण करते हुए मैं कब सुखी होऊंगा। उन्होंने अथक प्रयास करके इस आश्रम की हरितिमा को एक ऐसा रूप प्रदान किया कि मन में उत्साह और उल्लास छा जाता है। आश्रम के पीछे मां गंगा की, ये वहां का वर्णन है तो थोड़ा सा, आश्रम के पीछे मां गंगा की निर्मल धारा है जो संगम से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। लॉन से सटे फुटपाथ से उतरकर लगभग 15 फीट समतल जमीन है, जिसके आगे आश्रम को तारों से घेर दिया गया है। नीचे लगभग 20 फीट पर गंगा जी की लहरें हैं, इसलिए नीचे से भी दीवार के माध्यम से आश्रम को घेरा गया है। इस समतल भाग में 4 सीमेंट की बेंच हैं, जिन पर बैठकर गंगा जी के मनोहर रूप को देखा जा सकता है। इस पूरे समतल क्षेत्र में अनेक वृक्ष लहलहा रहे हैं। लान के चारों ओर पौधों की कतारें हैं। साथ ही छात्रावास के भवन से जुड़ी क्यारियों में भी फूल वाले पौधे लगे हैं। ऊपर छत पर बेलें लगी हैं जो द्वारों को छतों की तरह ढक रही हैं। रंग बिरंगे फूलों से क्यारियां महक रही हैं। तितली और भौरों को खूब उड़ते देखा जा सकता है। सवेरे से ही पक्षियों के कलरव को सुना जा सकता है। जो सपना श्री A.K. शुक्ला जी ने देखा था वो अब यथार्थ में बदल गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस संकल्प की पूर्ति में भगवान आशुतोष और मां गंगा का वरद हस्त भी सहायक रहा है। यही कारण है कि आश्रम में हर तरफ लगे पौधों, वृक्षों, फलों, लताओं से आश्रम की सुषमा और वनश्री में 4 चांद लग गए हैं। सवेरे के समय पूरा आश्रम, अब सवेरे का थोड़ा सा वर्णन है। सवेरे के समय पूरा आश्रम जब शांत होता है तब चिड़ियों की चहचहाट और पक्षियों के कलरव से एक अनोखा समा बनता है। एक प्रातः भोर में गंगा जी की तरफ जाने पर बेंच पर छात्रों को योगाभ्यास करते देखकर मन तृप्त हुआ। कपाल भाती से लेकर अनुलोम विलोम करते उन्हें देखकर यह लगा कि बाबा रामदेव और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारतवर्ष और समूचे विश्व में लोकप्रिय बनाकर जो अद्भुत कार्य किया है उसके लिए भावी पीढ़ियां अपने को धन्य मानेंगी। यहीं पर लॉन के फुटपाथ पर दौड़ लगाती एक छात्रा को देखकर यह विचार आया कि नारी चेतना के इस युग में नारी अपने विकास का मार्ग खोजने के लिए कृत संकल्प है। सवेरे हल्की हल्की हवा चल रही थी। रात में हुई बारिश के कारण हवा नम थी। तारागण अभी पूरे दुबके नहीं थे, वे धूमिल पड़ रहे थे। आश्रम अभी अंगड़ाई ले रहा था। उषा किरणें धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। ऐसे में मुझे जयशंकर प्रसाद जी की निम्नलिखित पंक्तियां याद आईं। अब जागो जीवन के प्रभात।
अब जागो जीवन के प्रभात, तम नैनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। पास में एक ही प्रजाति की कुछ चिड़ियां चहचहा रही हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर फुदक रही हैं जैसे व्यायाम कर रही हूं। पास स्थित एक पेड़ के नीचे एक बिल्ली और उसका बच्चा बैठा है, दोनों गंगा जी का प्रवाह देख रहे हैं। मन में क्या भाव है कौन जाने। बगल में एक अमरूद का पेड़ है जिसकी एक डाली पर बैठी गिलहरी अमरूद कुतर रही है। आश्रम अब धीरे धीरे जाग रहा है, प्रातःकालीन भ्रमण शुरू हो गया है। श्री सलमान और उसके साथी श्री रामजी लाल शर्मा, श्री अनुपम, श्री नंदन गुप्ता, श्री सुरेश शर्मा, श्री मुकेश शर्मा आदि लॉन में वॉलीबॉल खेलने आ गए हैं। सलमान 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों में भारतीय वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में रेलवे में नौकरी करते हैं। आश्रम में प्रशिक्षु हैं और प्रशिक्षु छात्रों को वॉलीबॉल के हुनर भी सिखा रहे हैं। भगवान आशुतोष से प्रार्थना है कि उन्हें यश दे। शाम की तरफ गंगा जी की भाग की शोभा निराली हो जाती है। सूर्य नारायण जैसे जैसे अस्ताचल की ओर जाने लगते हैं, उनकी रश्मियां क्षितिज पर सुनहरा दृश्य प्रस्तुत करती हैं और उनकी छाया जब गंगा जी की लहरों पर पड़ती है तो वह सुनहरी आभा जैसे प्राणों को भी बांध लेती है। पास खड़े वृक्षों की डालियां जैसे उस सतरंगी आभा से प्रभावित हो गंगा जी को छूने के लिए आतुर हो उठती हैं। ऐसी ही एक शाम को जब निशा धीरे धीरे संपूर्ण प्रकृति को अपने आगोश में लेने के लिए अपना विस्तार कर रही थी, तब पास में बेंच पर बैठी हुई मेरी पत्नी वर्षा ने कहा कि ऐसे मनमोहक दृश्यों पर कवि की क्या कल्पना होगी। तब मैंने कहा था कि ऐसी एक शाम को पंडित सुमित्रानंद पंत ने गंगा जी के तीर पर काला कांकर के राजभवन में बैठे हुए संध्या नामक अप्सरा को आसमान से चुपचाप उतरते देखा था, तो वो कह उठे थे, कहो तुम रूपसी कौन, कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहरा फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन, कहो तुम रूपसी कौन। सन 2015 की ऐसी ही एक शाम को मंथर गति से चलती हुई निशा नामक सुंदरी को देखकर मैंने कहा था, तुम नील रश्मियों से सज्जित तारागण से श्रृंगार युक्त चलती मंथर गति से बतलाओ नव यौवना कौन। ऐसी ही एक शाम को कल्पना करते हुए महाकवि जयशंकर प्रसाद कह बैठे थे, जहां सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पाद घनी रे, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ऐसी ही एक शाम को विश्वविद्यालय के अपने आवास में जब रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी ने गजल गुनगुनाई थी, तब शब नामक परी के सारे बाल खुलकर उनके जहन में छा गए थे। छिड़ते ही गजल बढ़ते चले रात के साए, आवाज मेरी गेसुए शब खोल रही है। ऐसी होती है शामें आश्रम की गंगा मां के सानिध्य में। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से संबंधित ज्ञान अनेक गुरुओं ने दिया। श्री A.K. द्विवेदी जो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, ने आयुर्वेद के मूल तत्व और सिद्धांत से हमें परिचित कराया। निश्चित रूप से विषय के विस्तृत ज्ञान को संक्षिप्त करके उन्होंने सरल भी बनाया। श्री राम कुमार शर्मा ने अनेक दुरूह और कठिन विषयों को ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए विस्तृत किंतु सरलीकृत ज्ञान दिया। श्री प्रभात वर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों के लेखक श्री विष्णु शर्मा की तरह अपने विषय को कहानी की तरह प्रस्तुत किया, जिससे जिज्ञासा निरंतर बनी रही। श्री विशाल जायसवाल ने आयुर्वेदिक मेरिडियंस पर विस्तृत चर्चा की। श्री आलोक कमलिया ने बड़ी साफगोई से सारी बीमारियों के जड़ के संबंध में विस्तार से बताया। श्री सुनील मिश्रा ने प्रयोगात्मक कक्षाओं में खेल में प्रयोग कराए और गंभीर विषय की नीरसता से कुछ आराम दिलाया। अंतिम दिन हम सभी श्री JP अग्रवाल साहब का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे।
वास्तव में उन्होंने एक संत की तरह अपना वक्तव्य दिया, अपने अथाह ज्ञान की झलक दिखाई और महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल बताए। प्रशिक्षण के अंत में श्री एम के मिड्ढा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपचार एवं आवासीय प्रशिक्षण, द्वारा प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। श्री मिड्ढा देखने में अत्यंत सरल हैं और आश्रम से प्रारंभ से ही जुड़े रहे हैं। आश्रम में समर्पित रत्नों की कमी नहीं है, किंतु सबका उल्लेख किया जाना संभव नहीं है। इन समर्पित रत्नों में श्री एम के मिड्ढा का नाम अपनी विशिष्ट चमक लिए हुए है। सौंपे गए कार्यों के प्रति उनकी निष्ठा एवं समर्पण सराहनीय है। यहां तक ये 6वां सोपान है। अगले 2-3 सोपान और हैं। उसके पश्चात ये कथा, ये यात्रा रुक जाएगी, दूसरी यात्राएं शुरू होंगी। तो बस यहीं पर आज खत्म करते हैं। आगे चल के बाद आगे डिस्कस कर लें।